This class is for 12th, class 12th and physics. आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिसमें क्या देखा जाता है कि आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सब कुछ सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए, लेकिन जैसे ही आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन क्या होगा तो उसका आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। रीज़न बिहाइंड कि वी डोंट गो फॉर प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं करते, हम उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हम टैकल नहीं करते। ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। हमारा आज का टारगेट सिर्फ यही होगा कि जो एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो प्रॉब्लम आए हुए हैं एसी फंडामेंटल से, बिकॉज राइट नाउ हम लोग एसी फंडामेंटल पर चल रहे हैं। सो एसी फंडामेंटल से जितने भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हम उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम आपसे कुछ बेसिक इक्वेशंस, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी। अगर आप इसको याद रखेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड के प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। जो बोर्ड में आपके प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ उसमें ट्विस्ट किया जाता है, कहाँ उसमें आपको स्क्रू करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए थोड़े बहुत कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ हम आज डिस्कस करेंगे। राइट। सो अगर हम एसी फंडामेंटल की बात करें, सो एसी फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि एसी इज डिफरेंट फ्रॉम डीसी in this respect that this is omega t and this is equal to theta, this is 0 and this is v, or you may take I also, this is your I, this is your I and this is your v। ये हमारा v वोल्टेज और करंट का ये हमारा वेवफॉर्म आ गया। डीसी में क्या होता है, डीसी में आप सबसे बड़ी बात करते हैं कि डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहाँ कांस्टेंट सप्लाई चली जाती है एंड दिस इज इक्वल टू वी वोल्ट, यानी कि v इज इक्वल टू, इसकी अगर मान लिया जाए कि 5 वोल्ट की बैटरी है तो आपने कहा कि 5 वोल्ट की बैटरी हमारी कांस्टेंट सप्लाई दे रही है। ये चेंज नहीं होता, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड दिस वी एम साइन 2 पाई एफ टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। करंट की बात अगर करें तो करंट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज एम्पियर, बिकॉज दोनों फेज में, सेम फेज में, इसको हम बोलते हैं पाई, दिस इज कॉल्ड 2 पाई एंड दिस इज कॉल्ड 3 पाई, यानी कि दोनों ही पाई पर 0 हो रहे हैं, दोनों ही पाई बाई 2 पर मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है। और दोनों ही पाई बाई 3 पाई बाई 2 पर निगेटिव मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है। सो अब बात आती है कि हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो हम ये क्या बोलेंगे, दोनों सेम फेज में है, इनका नेचर ऐसा होगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी एम, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारी आई एम होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दिस इज आवर मैग्नीट्यूड आई एम। ठीक है। ये हमारा वी एम है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे को वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये हमारा वी एम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, इन इंडिया टिल डेट वी यूज 50 हर्ट्ज, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इंडिया में है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर की बिहेवियर क्या होती है, हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमें बहुत सिंपल सी लफ्ज में यहाँ बता दिया गया है कि अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर दिस इज एक्सएल और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल ओम। ठीक है। ये हमारा इंडक्टर हो गया एंड दिस इज करंट, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारा इंडक्टर की जो करंट होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आइए अगर हम जैसे मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर वोल्टेज
कनेक्ट कर दिया, एक आपने AC वोल्टेज ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका ये इंडक्टर का करंट फ्लो करने लगा। तो अब इंडक्टर का करंट कितना होगा? सो IL वी कैन राइट V, अगर V हमारा ये RMS है, ठीक है, RMS वैल्यू दी हुई है आपको वोल्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं V RMS एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा L लिख सकते हैं, ये हमारा करंट आ गया, ठीक है। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि दिस VRMS एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 पाई f इंटू एल। सो एक्सएल को हम क्या कहते हैं, एक्सएल को हम कहते हैं दिस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फाइन, यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि हम जब इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में हमारा वोल्टेज क्या होता है कि दिस इज V और ये हमारा VL है और ये हमारा करंट है, यानी कि करंट 90 डिग्री से ये लैग करता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप हमेशा याद रखिएगा, ये अगर आपका रेफरेंस है, दिस इज योर रेफरेंस वोल्टेज। अगर फेजर डायग्राम आप देखेंगे, मैं पुराना लेक्चर मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, अगर ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है तो अगर हम इस तरफ से एंगल मेजर करेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, यानी कि यहाँ पर हम लीडिंग की बात करेंगे, जो भी क्वांटिटी होगी यहाँ पर लीड होगा, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो भी क्वांटिटी होगी वो हमारा माइनस थीटा होगा, यानी कि हमारा ये लैग करेगा, लैगिंग, यानी कि क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो लैग करेगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लीड करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इंडक्टर की करंट जो होगी वो लैग करती है VL से, हम क्या लिखेंगे VL लैग्स IL लैग्स VL बाय 90 डिग्री। और ये भी कह सकते हैं, उल्टा भी हम कह सकते हैं कि VL लीड्स IL बाय 90 डिग्री, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें याद रखनी है, बिकॉज अब यहां पर क्या आता है कि हमें एक किसी को रेफरेंस लेना है, तो हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो इंडस्ट्री में सप्लाई आती है, हर तरफ सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में हमारा रिलायबिलिटी की वजह से हम कनेक्ट करते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हर चीज़ों को। सीरीज में कनेक्ट करेंगे कभी आपको धोखा दे सकता है, सिस्टम ट्रिप हो सकता है, तो इससे बचने के लिए हम सब चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे आपका मोटर हो, चाहे टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, सब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं और करंट को रोटेट करते हैं। इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा हम हर जगह करंट की बात करते हैं। VL में करंट, यानी कि हम बोलेंगे इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करता है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करता है, रेजिस्टर में करंट वोल्टेज के सेम फेज में होता है, हम ये बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑल्दो आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अब मैं आऊँगा आपको दिखाऊंगा मैं। अब क्वेश्चन ये आती है कि क्या डीसी के साथ इन भाई साहब का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं मैं। अगर आपने इंडक्टर के साथ अपने डीसी को कनेक्ट किया, ये बैटरी आपने लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस, और ये आपका डीसी बैटरी VDC है, तो अब इंडक्टर में जो करंट जाएगा वो क्या होगा, नाउ इंडक्टर विल बी बिहेविंग लाइक शॉर्ट सर्किट, ये इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब आप क्वेश्चन करिएगा कि सर ऐसा क्यों। सो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू एल। सो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, 0 ओम होती है, तो ये 0 ओम कब होगा, 0 ओम तो शॉर्ट सर्किट में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, और इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, IL क्या होगा, IL आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, करंट आपका बढ़ गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास एक सर्किट था, उसमें हमने कैपेसिटर लगा दिया, तो करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बल्ब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जवाब अपने आप आ जाएगा। तो इंडक्टर के केस में तो आपने कह दिया कि करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इसकी रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो अब से जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो IL विल बी इंक्रीजिंग, सो IL विल बी इक्वल टू V बाय VDC डिवाइडेड बाय 0 कर दोगे आप, तो क्या होगा, ये तो वेरी हाई हो जाए, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये वेरी हाई हो जाता है, करंट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करें। बस आपको याद रखना है कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि डीसी में अगर आपका कॉइल है तो उसमें डीसी करंट फ्लो करेगा। अब क्वेश्चन आता है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, और यकीन मानिए सिर्फ इसी बात पे करंट के लीड करना, लैग करना, इंडक्टर कैपेसिटर, सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन। आइए
अब हम बात करते हैं, अगर आपसे यहीं पर आपसे पूछा जाए वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? वी आर एम एस को बोलोगे आप कि दिस इज वी एम बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या बोलोगे आप? तो आई आर एम एस को बोलोगे आप आई मैक्सिमम बाई रूट टू एम्पियर, दिस इज वोल्ट। ठीक है, फाइन। अब देखिए, अब आप कैपेसिटर की बात कीजिए हमसे। अब मैं यहां से इंडक्टर को गायब कर दे रहा हूं मैं, ये इंडक्टर आपका गया। ठीक है, आइए कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो हम एक्सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1 बाई ओमेगा सी लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बाई 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी, और बेटा इसको लिखते हैं दिस इज ओम, ये ओम। और ये हमारा अगर हम सर्किट हम यूज़ करें और यहाँ पर हम वी आर एम एस इस्तेमाल करें, ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई की, तो क्या मिलेगा हमको? क्या यहाँ पर हमारे को करंट मिलेगा? क्या मिलना है? आप आराम से लिख सकते हैं, ओम सा लगा दीजिए, क्या मिलेगा? वी आर एम एस एंड डिवाइडेड बाई एक्स सी, एंड दिस इज वी आर एम एस एंड डिवाइडेड बाई एक्स सी की वैल्यू क्या होगी हमारी? बोलिए, एक्स सी की वैल्यू क्या होगी? सो एक्स सी की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 1 बाई 2 पाई एफ सी, सो दिस विल बी इक्वल टू वी आर एम एस एंड दिस इज 2 पाई एफ सी। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आपका करंट की वैल्यू आ गया। फाइन ना? ठीक है, आ गया। ये कब है? ये डीसी के केस में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीसी के केस में अगर ऐसा, ओ सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये एसी के केस में है। तो एसी के केस में आपकी करंट कितनी आ गई? वी आर एम एस इंटू 2 पाई एफ इंटू सी आ गई। फाइन। अब हम बात करते हैं, अगर हम डीसी के फॉर्म में लगाएं इसको, तो हम क्या करेंगे? ये आपका कैपेसिटर आ गया और ये आपने क्या किया? डीसी बैटरी यहां कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस 10 वोल्ट कर लीजिए, ये डीसी आपकी है। ये आपके पास एक्सी क्या है? एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी ओम है। अब सिंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है डीसी में? 0 होती है। एक्सी की वैल्यू क्या होगी? सो एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी, सो दिस विल बी 1 बाई 0 एंड 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आईसी आपने क्या लिया था? आईसी इज इक्वल टू, आपने कहा था कि आईसी इज इक्वल टू हमारा आएगा वी डी सी इंटू 2 पाई एफ सी होना चाहिए, क्योंकि डीसी, एक बात और याद रखिएगा, डीसी सर्किट की वोल्टेज और आरएमएस सर्किट को, आरएमएस वैल्यू को, दोनों को हम इक्विवेलेंट मानते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं इस बारे में भी डिस्कस करूंगा आपसे। डीसी की वैल्यू को और आरएमएस की वैल्यू को, दोनों को बराबर माना गया है। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू होती हैं। जो रोल डीसी सर्किट में डीसी करंट का वैल्यू को होगा, का मैग्नीट्यूड का असर होगा, जो इसका इफेक्ट होगा, वही आरएमएस वैल्यू का इफेक्ट होता है एसी सर्किट में। तो एसी मतलब डीसी और आरएमएस दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की करंट क्या होगी? अब भाई मुझे एक बात बताओ, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो गई, सो फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से क्या होगा? 2 पाई इंटू 0 इंटू सी, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। तो कैपेसिटर की करंट कितनी होगी? सो नाउ कैपेसिटर करंट इज 0। अब मुझे एक बात बता दो कि ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन कब आती है कि जब आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता? तो ये कंडीशन तब आती है जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट होता है, यानी कि डीसी के केस में हमारा कैपेसिटर जो होगा वो बिहेव करेगा ओपन सर्किट तरफ, इतना ज़्यादा इम्पीडेंस ये देगा, इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट ओम की रिएक्टेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। यस, कैपेसिटर इसीलिए डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देता, क्योंकि कैपेसिटर में हम जब डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंस उसकी इनफाइनाइट हो जाती है, और रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से करंट जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, करंट आपकी 0 हो जाती है। फाइन, क्लियर? सो नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कैपेसिटर की वैल्यू, यहां पे कैपेसिटर कैसे बिहेव कर लेता है? ओपन सर्किट की तरह। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि यहां पर तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस दे देगा इसको। अब यहां पर अगर आप एसी सर्किट दीजिएगा तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी,
XC की वैल्यू अगर कम हो गई, ये XC है आपका, XC की वैल्यू अगर कम हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आगे की बात करते हैं, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं जरा सा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये AC है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ V और I ये दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, और DC के केस में भी ये फ्लो होने लगता है, DC के कंडीशन में भी इसमें करंट की वैल्यू को क्या होगी, इसमें फ्लो करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लो करता रहेगा, यहाँ पर ये फ्लो करता रहेगा, यहाँ पर आपके फ्रीक्वेंसी का कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए, इन पर रेजिस्टर पर फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन रेजिस्टर, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे नो इफेक्ट of frequency on resistor, it is independent of frequency, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं या अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां पर आपका फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये तो बात हो गई, यानी कि दिस रजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जितनी बातें मैं बता रहा हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कायदे से आप सुनिएगा, बहुत एक एक सेंटेंस पर मेरे गौर कीजिएगा, एक एक सेंटेंस को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये आपसे एक ग्राफ पूछा जाता है, तो क्या दिक्कत है, पूछने दीजिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आप क्या लिखेंगे, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक्सएल है, ये आपका पूछा गया है, ये एफ है, ये आपका पूछा गया है, यानी कि अगर हम देखें तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आइए अब हम एक्सी की बात करें, तो एक्सी के बारे में आप क्या कहते हैं, एक्सी के बारे में आप बात करते हैं 2πfc। फाइन, आप एक्सी के बारे में बात करते हैं कि एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc। ओके फाइन, सो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आपकी एक्सी घटेगा, है ना। आइए अब हम इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कितना आसान सा ग्राफ आएगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्सएल। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगे, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, दिस इज द इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका एक्सएल इंक्रीज करता चला जाएगा। फाइन, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें सो दिस इज योर एक्सी एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड जीरो, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एक्सी आपका घटेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो एक्सी आपका बढ़ेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, फाइन, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, एक्सएल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ एक्सएल, एक्सी और एक्सी एफ फ्रीक्वेंसी का। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जाता है जिसमें अक्सर हम लोग गड़बड़ करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, अगर आपको वर्ड्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इन इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, या आप लिख सकते हैं ऐसा
ऐसा लिख सकते हैं इन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन इंडक्टिव रिएक्टेंस with increase in frequency, with increase in frequency अगर हम increase करते हैं, so XL increases, as a result IL decreases, करंट घटेगा, यानी कि IL इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, IL इज इक्वल टू VRMS एंड डिवाइडेड बाई XL। तो IL आपका अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आपका घटेगा अगर वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है तो क्या, अब बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब यही मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज अगर फ्रीक्वेंसी करेगा तो XC क्या होगा, XC डिक्रीजेस, है ना। सो क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, FC आपका इंक्रीज करेगा तो ये आपका डिक्रीज करेगा। IC की वैल्यू क्या होती है, सो IC इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XC। फाइन, तो अगर XC की बात करें तो XC इज इक्वल टू 1 पाई, तो VRMS and divided by 1/2 pi f into C, so this will be equal to VIRMS into 2 pi f into C, and this is your capacitor current. What happens, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कीजिएगा तो करंट क्या होगा, ठीक है। सो करंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो IC इंक्रीजेस, यानी कि करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पर, मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि एक सर्किट है, यानी कि एक बल्ब है जिसके सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ऑपरेट हो रहा है। उस इंडक्टर और बल्ब के कॉम्बिनेशन के सीरीज में अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा, बल्ब का ग्रुप बढ़ेगा या घटेगा? यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अब आपको अभी मैं दिखाता हूं कि क्यों बढ़ेगा। ये तो हो गया, फाइन, ओके। आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अभी तो खैर CBSE ने इसको हटा दिया है, लेकिन आपसे एक पूछा जाता है कि वाई इंडक्टर कैपेसिटर आर कॉल्ड वॉटलेस कंपोनेंट, क्यों कहे जाते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, क्यों, है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, आप क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू VI cos phi, ठीक है, ये तो बोलेंगे। अब अगर हम इंडक्टर का केस लें, सो दिस विल बी VL एंड दिस इज IL एंड दिस इज 90 डिग्री, और अगर हम कैपेसिटर की बात करें सो दिस इज IC, ठीक है, फाइन। तो अब यहां पर बात आती है कि यहां पर फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन VL एंड IL, फाई इज एंगल बिटवीन VC एंड IC। सो cos phi क्या होगा यहाँ पर, cos 90, सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो पावर देखिए कितना होगा, पावर इज इक्वल टू VL IL cos 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0 वॉट। यहाँ पर क्या होगा, P इज इक्वल टू VL IL cos 90 एंड दिस विल इक्वल टू 0 वॉट। तो इसमें वॉट कहाँ है, वॉट नहीं है ना। सो क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि सो इंडक्टर is whatless component, capacitor is whatless component, ठीक है। अब लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत और भी इंटेलिजेंट वे में पूछा जा सकता है कि अगर ये होता है तो सर्किट, अगर ये वॉटलेस का है तो सर्किट में इनका काम क्या है। तो नो डाउट ये क्या करते हैं, इंडक्टर जो कैरी करता है, इंडक्टर कैरीज और इंडक्टर हैज रिएक्टिव पावर होती है, एंड रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू VL इंटू IL साइन फाई, इसकी यूनिट होती है वार, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। कैपेसिटर के पास भी रिएक्टिव पावर होती है, एंड रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू
VC IC sin phi बार, ये यहाँ पर होगा रिएक्टिव पावर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि रिएक्टिव पावर जो होता है दैट एक्ट्स एज द कम्युनिकेशन चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो पाएगा, यानी कि वॉट को अगर ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो आपको इंडक्टर या कैपेसिटर रखना पड़ेगा। इसलिए ये मैसेंजर का काम करते हैं, ये पोस्टमैन का काम करते हैं, और इसीलिए ये रिएक्टिव पावर होते हैं। अगर ये रिएक्टिव पावर नहीं होगा तो आपका पावर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, सो दे हैव गॉट रिएक्टिव पावर, है ना, दे हैव गॉट रिएक्टिव पावर। फाइन। आइए, मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि एक सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर है ना, एक सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर है, और उसमें सॉरी, एक सर्किट में इंडक्टर और एक बल्ब यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है, और उस सर्किट में अगर एक कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें तो बल्ब का ग्लो बढ़ेगा या घटेगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये आपका इंडक्टर है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। बल्ब गेट्स डिमर और बल्ब लूजेज इट्स ग्लो और इंक्रीजेस इट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास क्या है, एक इंडक्टर लगा हुआ है L, और ये आपके पास बल्ब लगा हुआ है ना, ये आपके पास ये बल्ब है, ये बल्ब है। ऑब्वियस इंडक्टर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कॉइल है, तो इंडक्टर है तो कोई एक रजिस्टर आपके पास लगा हुआ ही होगा, तो ये आपके पास आ गया, ये आपकी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर Z की वैल्यू अगर हम देखें तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा L² होगा। L R अगर कॉइल है, कॉइल में क्या होते हैं, R और L होते हैं, यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि कॉइल में क्या होता है, तो कॉइल में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, R एंड L ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो कॉइल की जो इम्पिडेंस आती है दैट इज इक्वल टू R² प्लस ओमेगा L²। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो I की वैल्यू क्या होगी, सो I विल बी इक्वल टू क्या होगा, V, दिस इज योर VRMS, सो VRMS एंड डिवाइडेड बाई √R² प्लस ओमेगा L²। अब आपने क्या किया, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। आपने कहा कि हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, दिस इज R एंड L, और यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब है। अब बताओ क्या होगा अगर हमने यहाँ पर कैपेसिटर इंक्रीज कर दिया तो चुपचाप आप आंख बंद करके इसका इंपिडेंस निकालिएगा, तब ये क्या होगा, ये LRC सर्किट हो गया, है ना, LRC सर्किट। यानी कि इसकी इंपिडेंस क्या होगी, इंपिडेंस होगी √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, पहले ये क्या था, पहले ओमेगा L था, है ना, अब यहाँ पर क्या था, अब ओमेगा L में से कुछ घट जाएगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में अगर इसको Z1 मान लें, इसको Z2 मान लें, तो Z2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉलर देन Z1, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हियर Z2 डिक्रीजेस, यहाँ पर Z2 डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू VRMS एंड डिवाइडेड बाई Z2, VRMS एंड डिवाइडेड बाई Z1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये Z2 आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर Z2 डिक्रीज कर जाएगा तो करंट क्या होगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर लगाने से क्या हुआ, कैपेसिटर लगाने से आपका करंट बढ़ गया। बताइए बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, यस, क्या लें, करंट इंक्रीज कर रहा है, I इंक्रीजिंग, सो bulbs glow इंक्रीजेस, बल्ब जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइन, आइए कुछ और बातें करते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कॉइल है ना, एक कॉइल है, ये आपका कॉइल है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि अगर कॉइल होगा तो रेजिस्टर और इंडक्टर क्या होंगे, सीरीज में होंगे। और एक कॉइल है और इसमें आपने क्या किया, एक
बल्ब लगा दिया, ये आपका बल्ब है, ठीक है, और आपने यहाँ पर डीसी बैटरी दे दिया प्लस माइनस वी डी सी, क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉइल है, तो इम्पिडेंस की बात करते हैं तो इम्पिडेंस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, एंड सिंस एफ डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी। क्यों होगी? बिकॉज दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, सो दिस इज 0 ठीक है, तो अब z किसके बराबर आ गया? r के बराबर आ गया। अब बताइए कि करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? तो I विल बी व्हाट? I विल बी इक्वल टू V DC डिवाइडेड बाय R, ठीक है, तो क्या होगा? करंट आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या हो गया? इंपेडेंस आपका कम हो गया, R सिर्फ है आपके पास, तो अभी ऐसे करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब का ग्लो तो थोड़ा सा इंक्रीज होना ही चाहिए। अब आइए, अगर यहीं पर हम डीसी सप्लाई अगर यूज कर दें, ठीक है ना, दिस इज R एंड L, और यहां पर आपने क्या किया? बल्ब लगा दिया, ठीक है, अगर आपने बल्ब लगा के एसी सप्लाई दे दिया, दिस इज I एंड दिस इज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, या VRMS की बात कर लीजिए, एंड दिस इज VM बाई √2 वोल्ट की बात कर लेते हैं हम। तो अब Z क्या होगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी होगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो I की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू V बाई Z, एंड दिस विल बी इक्वल टू V बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। V को हमने उतना ही रखा जितना आपका DC की मैग्नीट्यूड थी, उतने के बराबर ही आपने इसका वोल्टेज भी रख दिया। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? Z की वैल्यू जो होगी वो बढ़ गई भाई। अगर इसका वैल्यू R की वैल्यू 4 थी और इसकी वैल्यू 3 भी आ गई, तो ये 16 9 25 ये 5 हो गया ना। पहले कितना था? 4 था, अभी कितना हो गया? ये 5 हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि अगर ये इंक्रीज कर गया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। बताइए बल्ब क्या होगा? अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो आपके बल्ब का ग्लो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि बल्ब का ग्लो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कि हम लोग बहुत ही गड़बड़ करते हैं, बहुत ही गड़बड़ करते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, ऐसे कहा जाएगा कि देखो भैया, मैं तुम्हें बता देता हूं एक, इसी क्वेश्चन में दूसरा मैं आपको बताता हूं, आपने बुक में ढूंढिएगा आपको मिलेगा कि देखो भैया, एक हमारे पास वोल्टेज सप्लाई है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो डीसी है कि एसी है, और तुम्हें ये दिया हुआ है, और तुम भैया लगा के मुझे बताओ कि ये एसी कौन है और डीसी कौन है। ये लो सप्लाई दे दिया आपको, सप्लाई आपको मालूम ही नहीं है कौन एसी है कौन, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि एसी है डीसी है, कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा जी, ठीक है, मतलब एक बक्से में बंद है, बक्से में बंद करके दो तार निकाले हुए हैं। अब हो सकता है बक्से में अंदर एसी जनरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है एसी है डीसी है, कैसे हम पता करेंगे? तो पता करने के लिए आप बल्ब को लगा दीजिए, यहाँ पर ऑन कर दीजिए। अगर डीसी रहेगा, डीसी सप्लाई होगी, तो इंडक्टर का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर इंडक्टर का इफेक्ट अगर 0 हो जाएगा तो इंपेडेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंपेडेंस क्या होगा? तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब का ग्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बल्ब का ग्लो इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो एसी होगा तो क्या होगा? इंपेडेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इंपेडेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर करंट कम हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं, पहले कंडीशन से बल्ब कम ग्लो करेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि एसी कौन सा होगा और डीसी कौन सा होगा। ठीक है, तो ये भी हम पता कर सकते हैं। फाइन, इस तरीके से हम एसी और डीसी की पहचान करेंगे। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जिसमें अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, और वो मैं आपको लेकर चलता हूं फेजर डायग्राम से। बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। आइए इसकी हम बात करते हैं, फेजर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे को दे दिया जाएगा कि दिस इज योर आर और दिस इज योर एक्स। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, और देखने के साथ हमारी हालत खराब होती है, भाई यार ये क्या आ गया मिस्टर एक्स। और प्लस माइनस वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दे दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब हमारे को समझ ही में नहीं आता है क्या है भाई, है ना, ये अब कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जबकि इससे आसान कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कैसे? अब इनका दोनों का अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करें
तो ये आपका V रेफरेंस ले लिए इसको, इसकी फेज एंगल कितनी है, इसकी फेज एंगल 0 डिग्री है, और इसमें फेज एंगल कितनी है, इसमें फेज एंगल 45 डिग्री है ना। ये आपका फेज एंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर फेज एंगल 0 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री है। भाई अगर हम 0 डिग्री पर रखेंगे, दिस इज योर रेफरेंस वोल्टेज, और 0 डिग्री पर है ये। अब आपका वोल्टेज क्या होगा, ये वाला वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस करंट को आप जब प्लॉट कीजिएगा, तो करंट को जब प्लॉट कीजिएगा तो करंट 45 डिग्री इससे आगे होगा, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये थीटा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, थीटा नेगेटिव क्लॉकवाइज। तो हमारा ये करंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ये आ गया आपका 45 डिग्री। ये भी बताया था आपको कि अगर यहाँ पर होगा तो दिस विल बी लीडिंग, और यहाँ पर होगा तो दिस विल बी लैगिंग। क्या हम बता सकते हैं कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से कहाँ पर? तो ये हम लोगों को मालूम है कि करंट लीड वहीं पर कहाँ करता है जहाँ पर कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि दिस एक्स इज कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर ही वो एलिमेंट है जिसने आपके करंट को लीड किया। तो ये हमारा x क्या हो गया, ये x हमारा वही फैक्टर है जो हमारा लीडिंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता, अगर हमारे पर r को हम 0 कर दें, अगर इफ r इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारा प्योर कैपेसिटर होगा, और अगर प्योर कैपेसिटर होगा तो मेरे दोस्त दिस इज v, और ये करंट सीधा आपका यहाँ पर जाएगा 90 डिग्री। अगर r को 0 कर देंगे तो क्या बोलेंगे कि दिस इज आवर कैपेसिटी, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, यानी कि करंट क्या होगा 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है। सिंपल सा होता है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और गड़बड़ करते रहते हैं, है ना। दिस इज सिंपलेस्ट वन, ठीक है, ये आप क्लियर रहेगा। आइए, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि एक हमारे पास रेजिस्टर है और एक हमारा एक वाई एलिमेंट है, चलिए इसको वाई कर देते हैं, और यहाँ पर हमने जो वोल्टेज दिया हुआ है, इस वोल्टेज में हमारी जो वोल्टेज है वो हमारा है Vm साइन ओमेगा टी जा रहा है, हमारा वोल्टेज दिया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, वाई एलिमेंट की वजह से इस सर्किट की जो करंट जा रही है वो जा रही है Im साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ये अब बताइए कि वाई क्या है, वाई क्या है। ओके फाइन, सो अब हम यहाँ देखेंगे तो इसकी फाई कितनी होगी तो -30 डिग्री, और इसकी फाई कितनी होगी तो 0 डिग्री, ठीक है। फेजर निकाल लीजिए, फेजर निकाल लीजिए, ये आपका रेफरेंस वोल्टेज आ गया, दिस इज वोल्टेज एट एंगल 0 डिग्री, इसका एंगल 0 डिग्री है, तो ये आपका वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको प्लॉट करना बताया हुआ है ऑलरेडी पहले। अब ये देखो ये निगेटिव है, फेज एंगल क्या है, निगेटिव है। एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर ये साइन में है तो ये साइन में होना चाहिए। अभी मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा वैसे ही। तो ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू -30 डिग्री, ये आपका फाई -30 डिग्री है, तो माइनस साइन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताया था, आप यहां पर लीजिए दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थीटा जब निगेटिव होगा तो कहाँ होगा, निगेटिव क्लॉकवाइज में होगा, और थीटा जब पॉजिटिव होगा यानी कि फेज एंगल जब पॉजिटिव होगा तो कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए कि आखिर आपके पास ऐसा कौन सा सर्किट है जहां पर करंट लैग करता है, तो आप झट से बोलेंगे कि सर इंडक्टर। तो आपका वाई एलिमेंट क्या होगा, वाई एलिमेंट इज इंडक्टर, ये आपका इंडक्टर है, बिकॉज इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स। और अगर यहां पर इफ हम R इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि हम इसको 0 कर दें, तो यही आपका इंडक्टर क्या होगा, दिस विल बी नाउ प्योर इंडक्टर, और ये ऐसा होगा, ठीक। अब आपका ये करंट I इज इक्वल टू IL होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी V, यानी कि आपका V रेफरेंस, यानी कि ये आपका V आ गया, और ये सीधा जाएगा -90 डिग्री पर, एंड दिस इज योर I इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू I, और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्योर इंडक्टर। अभी क्या था, रेजिस्टर की वजह से ये 30 डिग्री था, वहां पर रेजिस्टर आपने 0 कर दिया, तब ये प्योर इंडक्टर हो गया, और आपका फेज एंगल क्या कितना आ गया, सो दिस विल बी इक्वल टू -90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपका I क्या होगा, नाउ I विल बी इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो Y एलिमेंट क्या आ गया, Y एलिमेंट इज इंडक्टर, फाइन। आइए थोड़ा सा अब आपको मैं
कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। आपसे पूछा जाएगा, जैसे ही आपसे आपसे पूछा जाएगा दिस इज योर आर, और एक आपका एक्स है, ठीक है, और ये आपका वाई है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये वी आर एम एस है आपका, वी आर एम एस एंगल 0 डिग्री एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन, और आपको कहा गया है कि एट एनी टाइम और फ्रीक्वेंसी वी आर एम एस and I are in same phase, so x watt y watt। कहानी खराब, ये क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया ये, अब क्या करें, ये x और ये कौन सी बात हो गई। तो v and I are in same phase, तो घबराने की जरूरत क्या है। v and I सेम फेज में कब होते हैं, जब आपके सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं। v and I सेम फेज में तब होते हैं, V and I are in same phase कब होंगे, when RLC are in resonance condition। जब आपका रेजोनेंस कंडीशन आएगा तब आपका RLC सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो V और I सेम फेज में, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होगा, ओमेगा L विल बी इक्वल टू 1/ω0C, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि x क्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि x हमारा इंडक्टर है तो y हमारा कैपेसिटर है, और ये अगर कैपेसिटर है तो ये हमारा इंडक्टर है, यानी कि x और y में से एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इन्होंने सब कुछ आसान कर दिया, आपको रेजोनेंस का कंडीशन याद करना था क्या। रेजोनेंस कंडीशन तभी होती है जब आरएलसी होते हैं ना, जब आरएलसी होते हैं इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो तभी तो होगा जब इंडक्टर और कैपेसिटर रहेंगे। तो एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई में एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये इंडक्टर है तो कैपेसिटर है, ये अगर इंडक्टर है तो ये कैपेसिटर है, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पर आपको मैं आपको दिखाता हूं, मैं भी ये सब आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और इसको जितना आप याद रखेंगे समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपको शायद ये मालूम हो गया होगा कि इंडक्टर डीसी को क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि इंडक्टर डीसी को इसलिए ब्लॉक करता है कि जब हम कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, तो कैपेसिटर डीसी को इसलिए ब्लॉक कर देता है क्योंकि जब हम डीसी को सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है, और 0 होने की वजह से उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जिसके वजह से वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, और जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो करंट उसमें 0 हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ब्लॉक हो गया। एसी की कंडीशन में क्या होता है कि एसी कंडीशन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का होता रहेगा, और कैपेसिटर करंट को रेगुलर पास करता रहेगा, यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहेगा, और आपका कैपेसिटर जो है करंट को आपको फ्लो कराता रहेगा एसी कंडीशन में। इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि अगर आप डीसी लगा देंगे तो उसमें आप करंट की वैल्यू बढ़ा देगा, और अगर आप एसी लगा देंगे तो करंट की वैल्यू थोड़ी कम कर देगा, यानी कि एसी के कंडीशन में और डीसी के कंडीशन में करंट जो है इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर जाता है, सिर्फ इम्पीडेंस का फर्क पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये दिया गया है, दिस इज आर एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आप लोग कंफ्यूज होइएगा, और ये मैं कहता हूँ कि I की जो वैल्यू दी है, I एंड दिस V, ये V जो दिया हुआ है वो 10 sin 314t एंड प्लस 45 डिग्री दिया हुआ है, और I की जो वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू 5 sin 314t एंड प्लस, इसको ऐसा कर लीजिए, इसको हम cos कर देते हैं, cos 314t प्लस 30 डिग्री दी हुई है। तो बताइए कि x क्या है, x क्या है, पहचानिए कि एलिमेंट x क्या है, ये आपका क्वेश्चन है।
कि एलिमेंट एक्स क्या है, ये आपको पहचानने के लिए कहा गया है। अब इतने में आपकी हालत ख़राब कर भाई यार क्या दिया हुआ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला कंडीशन याद रखिएगा आप कि अगर आपका वोल्टेज साइन में है तो करंट भी साइन में होना चाहिए, करंट अगर साइन में है तो वोल्टेज भी साइन में चाहिए, दोनों को बराबर एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रखिएगा तो आपके लिए रिलेट करना आसान हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हैं लेकिन जिस लेवल पे आप हैं अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी, आगे हर क्लास में आएगा जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप बता सकते हैं, उस वक्त उसमें मैटर नहीं करेगा। नाउ अब एक कंडीशन आती है कि कैसे इसको करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस कंडीशन में हमारा वोल्टेज है उसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसको भी लेकर जाएं। तो इसको हम कैसे ला सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको हम साइन कॉस थीटा फॉर्म में लाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 साइन 90 प्लस थीटा क्या होती है, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको मालूम है ना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं साइन 90 प्लस 314t एंड प्लस 30 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 साइन 314t एंड प्लस 120 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमने इस्तेमाल कर लिया, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। नाउ अब कैसे करें भाई, अब इसको हम चुपचाप प्लॉट कर देंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे एक वी रेफरेंस, ये लिया आपने वी रेफरेंस और इसकी एंगल कितनी रखते हैं हम 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है इसकी फेज एंगल कितनी है, इसकी फेज एंगल है 5, वो है 45 डिग्री, वो भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वी हो गया और उसकी एंगल कितनी होगी 45 डिग्री। अब इस करंट की बात करें तो करंट कितना, अब इसकी एंगल कितनी होगी 120 डिग्री, वो भी पॉजिटिव। तो हम यहाँ से 120 डिग्री लें तो ये हमारा 120 डिग्री यहाँ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 90, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा। तो ये आपका करंट यहाँ पर आ गया एंड दिस इज, ठीक है, 120 डिग्री, और ये आपका कितना आ गया, ये करंट आ गया, ठीक है, आई, ये आपका करंट। अब देखिए इन दोनों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल कितनी हो गई, तो वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल हो गई और माइनस कर दें हम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 45, ठीक है, 120 माइनस 45 आ गया, ठीक है, यानी कि आपका 75 डिग्री आ गया ये, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये आगे की तरफ जा रहा है, करंट आपका आगे की तरफ जा रहा है, राइट, ये करंट आपका आगे की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, आई लीड्स वी बाय 75 डिग्री और 120 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारा करंट लीड कर रहा है तो सर्किट कैसा होगा, जो करंट अगर लीड कर रहा है तो सर्किट हमारा कैपेसिटिव सर्किट होगा, सो कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टर है तो ये क्या होना चाहिए, सो एक्स क्या होगा हमारा, सो दिस विल बी कैपेसिटर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स जो है दैट इज कैपेसिटर, फाइन। सो कितने मिनट का लेक्चर हो गया, ओ माय गॉड, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।